नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद कृष्णा आर्या में। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विषय से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 50 प्रश्नों की प्रतिदिन होगी। आशा है इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के 1 से लेकर के 50 तक वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं, परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग स्वयं को एक साझा इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान के आधार पर एक राष्ट्र मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सही, इसका उत्तर है 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट अर्थात थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया। उत्तर है इसका, इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को देकर जनता में राष्ट्रीयता की चेतना को पैदा किया। राष्ट्रीयता की चेतना को पैदा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ला पैट्री और ले सिटोया का क्या अर्थ है। ला पैट्री और ले सिटोया का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, ला पैट्री का अर्थ है मातृभूमि और ले सिटोया का अर्थ है नागरिक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम कायदे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पांचवा क्वेश्चन। तो उत्तर है इसका 1804 ईस्वी में। 1804। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, नेपोलियन संहिता की 2 विशेषताएं लिखिए। नेपोलियन संहिता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, कानून के सामने समानता। दूसरा है, सामंती विशेषाधिकारों का अंत। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर पे क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस शताब्दी में हुआ। इसका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका रही। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका रही? तो इसका आंसर है, गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स की सेना बनाकर दक्षिण इटली को मुक्त कराने का काम किया था। गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स की सेना बनाकर के दक्षिणी इटली को मुक्त कराने का काम किया था। अगला है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। जर्मनी को एकीकरण करने का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड एंड आयरन नीति किससे संबंधित है। ब्लड एंड आयरन नीति किससे संबंधित है? ब्लड और आयरन नीति किससे संबंधित है? आंसर है जर्मनी के एकीकरण से। किससे? जर्मनी के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1848 ईस्वी की क्रांति कहाँ से हुई। उत्तर है, फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में। फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं की
राष्ट्रवादी आंदोलनों की क्या स्थिति रही? तो महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाए और आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राष्ट्रवाद और उदारवाद से आप क्या संबंध है? राष्ट्रवाद और उदारवाद में क्या संबंध है, मतलब डिफरेंस देना है। तो उसका उत्तर है उदारवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बल देकर राष्ट्रवाद को मजबूत किया। उदारवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बल देकर राष्ट्रवाद को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट कौन बना? तो है कौन? कैसर विलियम्स। कौन है? कैसर विलियम्स। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद क्यों पनपा? बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद क्यों पनपा? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति समूहों के शासन के अधीन थे। क्योंकि वहाँ विभिन्न जातीय समूह विदेशी शासन के अधीन थे। इसके अधीन? विदेशी शासन के अधीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फ्रांस में सामंती व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। फ्रांस में सामंती व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। तो उत्तर है इसका, सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे जबकि किसानों पर करों का बड़ा बोझ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, स्टेट्स जनरल क्या था? स्टेट्स जनरल क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट्स जनरल क्या था? फ्रांस के 3 वर्गों पादरी, कुलीन, सामान्य जनता की सभा को स्टेट्स जनरल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवादियों की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है उदार संवैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन 19वां, 1815 में वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा यूरोप में राजतंत्र को पुनः स्थापित करने का मुख्य इसका उद्देश्य था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अगला, मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और रूढ़िवादी नेता, इससे मैटरनिक से संबंधित था, अर्थात ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और एक रूढ़िवादी नेता था। अगला क्वेश्चन, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? परंपरागत संस्थाओं और मूल्यों को बनाए रखने की विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 22, उदारवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता इसकी कानून के सामने समानता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, जाल वेराइन क्या था? जाल वेराइन क्या था? उत्तर है जर्मनी का सीमा सुरक्षा संघ, जर्मनी का सीमा शुल्क संघ, जर्मनी का सीमा शुल्क संघ, सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जाल वेरान का क्या महत्व था? जाल वेरान का क्या महत्व था? इसका उत्तर है इससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिक राष्ट्रवाद से क्या आशा है? रोमांटिक राष्ट्रवाद से क्या आशा है? रोमांटिक राष्ट्रवाद से क्या आशा है? उत्तर इसका है कला, साहित्य, लोक परंपराओं के द्वारा राष्ट्र भावना को बढ़ाना ही रोमांटिक राष्ट्रवाद कहलाता था। तो अगला क्वेश्चन 26, पोलैंड में राष्ट्रवाद कैसे व्यक्त हुआ? संगीत और भाषा के माध्यम से। किसके? संगीत और भाषा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, ग्रिम ब्रदर्स का योगदान क्या था? ग्रिम ब्रदर्स का योगदान क्या था? तो इसका उत्तर क्या होगा? जर्मन लोक कथाओं का संकलन करना ही ग्रिम ब्रदर्स का एक कार्य था। अगला है, 1830 की क्रांति कहाँ हुई? 1830 की क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में। उत्तर क्या है? फ्रांस में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनान की स्वतंत्रता किससे संबंधित थी? यूनान की स्वतंत्रता किससे संबंधित थी? तुर्की शासन से मुक्ति से संबंधित थी। किससे थी? तुर्की शासन की मुक्ति से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर पर है, राष्ट्र राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? राष्ट्र राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऐसा राज्य जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान हो उसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। अगला 31 नंबर, राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? राष्ट्रवाद का एक निगेटिव इफेक्ट क्या है? क्या है? जातीय संघर्ष। जब किसी भी राष्ट्र में जातीय संघर्ष छिड़ जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रवाद पनप नहीं पाता है। आगे देखते हैं, बाल्कन संकट का एक प्रमुख कारण बताइए। क्या है? तुर्की साम्राज्य का कमजोर होना बाल्कन साम्राज्य का सबसे और प्रमुख कारण था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रवादी प्रतीकों का एक उदाहरण दीजिए। राष्ट्रवादी प्रतीक कौन सा था? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रवादी प्रतीक कौन था? राष्ट्रीय ध्वज। फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक कौन सी महिला थी? फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक कौन सी महिला थी? तो कौन थी? मारियान। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारियान। अगला देखते हैं, जर्मनी में राष्ट्रीय प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। जर्मनी में राष्ट्रीय प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन, उदार राष्ट्रवादियों की सीमाएं क्या थीं? उदार राष्ट्रवादियों की सीमाएं क्या थीं? उत्तर है इसका, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राष्ट्रवाद का प्रसार किस वर्ग से अधिक था? कौन सा? मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 1848 की क्रांति के परिणाम क्या रहे? 1848 की क्रांति के परिणाम क्या रहे? तो उत्तर है, कई देशों में संवैधानिक सुधार हुए। कई देशों में संवैधानिक सुधार हुए। अगला क्वेश्चन है 39, राष्ट्रवाद का आधुनिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, एक संप्रभु राष्ट्र की भावना जागृत करना ही इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40, नेपोलियन के सुधारों का एक प्रभाव लिखिए। नेपोलियन के सुधारों का एक प्रभाव बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसका क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था में नेपोलियन ने बहुत अधिक प्रयास किए। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में युद्धों की क्या भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में युद्धों की क्या प्रमुख भूमिका रही है? तो जर्मनी के एकीकरण में युद्धों ने राज्यों को एकजुट कर दिया। राज्यों को एकजुट करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 42 नंबर, इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान क्या रहा? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना। जर्मनी के एकीकरण में मैजनी ने राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। अगला है, राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार क्या था? राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार क्या था? तो व्यापार और उद्योगों का विकास करना। व्यापार और उद्योगों का विकास करना इसका मुख्य आधार था। अगला क्वेश्चन 44, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? औद्योगिक कारण। क्या था? औद्योगिक कारण इसका प्रमुख कारण था। अगला है, राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोगों में एकता की भावना बनाए रखना। लोगों में एकता की भावना को जागृत करने का काम किसने किया? राष्ट्रवाद ने किया है। वो भी एक सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो इसका उत्तर है, राष्ट्र राज्यों का निर्माण करना। यह एक इसका
राजनीतिक प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? तो इसका उत्तर है भाषा और परंपराओं का संरक्षण देना ही राष्ट्रवाद का एक सांस्कृतिक प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का एक उदाहरण दीजिए। राष्ट्रवाद का एक कोई प्रमुख उदाहरण बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, यूरोप में राष्ट्रवाद का अंत कब हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद का अंत हो गया। और आज के सेशन का हमारा यह आखिरी प्रश्न है। तो 50 नंबर में इस अध्याय के मुख्य निष्कर्ष क्या थे? तो इस जो हमने पहला अध्याय पढ़ा है तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो मुझे राष्ट्रवाद ने आधुनिक राष्ट्रों की नींव डालने का काम किया है। तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगले सेशन में मिलते हैं कल फिर इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।